Hello friends, welcome to my channel Right Step Investment and Tax Solution. This is Kulvinder Kaur, your financial advisor and tax consultant. I started this video after a short message. I dedicated this as well as my future achievements to my father Sardar Surinder Pal Singh, to whom I have lost on 8 July 2020. This is the huge and the unexpected loss for my life. But my father always gave me strength to move forward in the life with a smiling face. I will try my level best to do the same, and I promise to my dad for that. Thank you. So let's start the video. So my video is on the topic what is tax planning. Means टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स प्लानिंग करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम टैक्स प्लानिंग करते हुए हमें ध्यान में रखने चाहिए। टैक्स प्लानिंग एक जनरल भाषा में जो टैक्स प्लानिंग जो हम लोग समझते हैं उसका मतलब यह होता है कि हमें अपनी इनकम पे इस प्रकार से फाइनेंशियल प्लानिंग करें ताकि हमें कम से कम टैक्स पे करना पड़े, और हम इसके लिए बहुत सारी इस तरीके की इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती, और एट द एंड हमें पता लगता है कि ये जो हमने इन्वेस्टमेंट करी वो टैक्स प्लानिंग के पर्पस से तो हुई ही नहीं। तो टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या है? टैक्स प्लानिंग एक्चुअल में एक आर्ट है, एक कला है जिसको हमें समझने की जरूरत है। तो टैक्स प्लानिंग एक इस तरह की आर्ट है या इस तरह का एक कला है जिसमें हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है कि जो भी सरकार द्वारा दिए गए बेनिफिट्स हैं इनकम टैक्स लॉज के हिसाब से या अदर सेल्स टैक्स लॉज या गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉज, जो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लॉज के अकॉर्डिंग जो भी बेनिफिट्स हमें डिडक्शंस के तौर पे, रिबेट्स के तौर पे या रिलीफ्स के फॉर्म में गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, उन सारी चीजों का बेनिफिट उठाते हुए हम अपने टैक्स को मिनिमाइज कर सकें। इसका मतलब यह भी नहीं कि हम अपनी इनकम को कम कर दें, हमें अपनी इनकम को तो ग्रो करना ही है, बट जो हमें रिबेट्स, जो हमें डिडक्शंस या रिलीफ्स, उन सब का बेनिफिट उठाते हुए ही हमें अपने टैक्स को रिड्यूस करना है। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड टैक्स प्लानिंग। एक बिजनेस ओनर अपने बिजनेस के लिए कुछ प्लानिंग करता है और वो सारे जो सरकार द्वारा दिए गए बेनिफिट्स हैं या जो भी डिडक्शंस, रिलीफ्स के जो उसको बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉस के अकॉर्डिंग, वो उन सब चीजों को जज करता है और उसके बाद अपनी इनकम को डिस्क्लोज करता है। फिर उसके बाद जो उसकी टैक्स कैलकुलेशन होती है वो एक्चुअल में एज अ बिजनेस ओनर गुड टैक्स प्लानिंग बोला जाएगा उसे। और अगर एक हम इंडिविजुअल के केस में देखें तो उस केस में भी एक इंडिविजुअल अपने फाइनेंशियल डिसीजन इस हिसाब से ले कि वो मैक्सिमम टैक्स प्लानिंग कर सके और अपनी इनकम को बढ़ाते हुए और सारी डिडक्शंस को का बेनिफिट उठाते हुए अपने टैक्स को प्लान कर सके और गवर्नमेंट को सही टैक्स गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी जो ऐसे बैकवर्ड एरिया में
अपना एक सेटअप लगाना चाहती है जिसमें उसे गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉस के हिसाब से बहुत ज्यादा टैक्स में छूट मिल जाएगी, लेकिन वो आसपास के सिनेरियो को देखते हुए यह चेक करता है कि कहीं मैं टैक्स बचाने के चक्कर में मुझे और खर्चे ना बढ़ जाएं मेरे। तो इस केस में वो प्रॉपर टैक्स प्लानिंग उसको नहीं बोलेंगे। अगर मान लीजिए वो उस स्कीम को ऑप्ट करता है तो उसे टैक्स बेनिफिट्स तो मिल जाएंगे, बट जो उसके बाकी के खर्चे बढ़ जाएंगे जो टैक्स बेनिफिट से बहुत ज्यादा होंगे, तो वो प्रॉपर टैक्स प्लानिंग एज अ बिजनेस पर्पस नहीं मानी जाएगी। तो एक बिजनेस ओनर को यह सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको अपने बिजनेस को सेटअप करने में उसकी इनकम भी ग्रो हो और उसको जो भी टैक्स रिलीफ मिल रहे हैं उसका बेनिफिट उठाते हुए उसकी इनकम भी मैक्सिमाइज हो जाए। इसी तरह से एक इंडिविजुअल भी यही देख सकता है कि मैं अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट करूं और मुझे टैक्स बेनिफिट मिल जाए। तो वो इस हिसाब से प्लानिंग करे कि जहां वो इन्वेस्ट कर रहा है उसमें उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिले और उसमें इन्वेस्ट करने से उसको टैक्स में भी रिलीफ मिल जाए। तो यह हुई एक परफेक्ट टैक्स प्लानिंग। तो आई होप कि आपको टैक्स प्लानिंग का मतलब तो समझ आ गया होगा। पर टैक्स प्लानिंग करने के हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं जिसके पीछे सरकार का भी कुछ मोटिव होता है और हम इंडिविजुअल या बिजनेस ओनर्स का भी कुछ ना कुछ मोटिव होता है कि हम टैक्स प्लानिंग करें। तो हम ऑब्जेक्टिव्स की तरफ ध्यान देते हैं कि इनको टैक्स प्लानिंग करने का क्या बेनिफिट होता है, क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम टैक्स प्लानिंग करें। तो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो यह होता है कि जो भी हमें डिडक्शंस, रिबेट्स, रिलीफ्स जो सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं हम उनका अच्छे से प्रयोग कर सकें और अपनी इनकम को मैक्सिमाइज करते हुए टैक्स को मिनिमाइज कर लें। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो यह होता है कि हमें अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करने से, टैक्स प्लानिंग करने से हमारे फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हमें बहुत हेल्प मिलती है। इसके अलावा जो हमें हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि जैसे आप जानते ही हैं कि इंडिया में हमारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेजेस या जो भी हमारी डेवलपमेंट होती है वो सारा उसका बेस टैक्स ही होता है। तो सरकार भी बहुत सारी इस तरह की स्कीम्स वगैरह प्रोवाइड कराती है ताकि लोग अपनी इनकम को डिस्क्लोज करें और ज्यादा से ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा हो। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि इससे हमें एक भारत का नागरिक होने की हमारी एक ड्यूटी भी बन जाती है कि हम अपनी जो हमारी ड्यूटी अपनी सरकार की तरफ है, हमारे देश की तरफ है, वो भी हम अच्छी तरह से निभाएं। और इसके साथ साथ जो हमें और एक ऑब्जेक्टिव जो हम ध्यान में रखते हैं कि अगर हम अपनी इनकम को प्रॉपरली डिस्क्लोज करेंगे तो इलीगल जो वर्क्स वगैरह होते हैं या इलीगल एक्टिविटीज, इनकम को डिस्क्लोज ना करने वाली या टैक्स को गलत तरीके से यूटिलाइज करना या अपनी इनकम को डिस्क्लोज ना करना, तो इस तरीके से भी हम उसमें बच जाएंगे और हमारी जो लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी बर्डन काफी कम हो जाएगा। तो ये हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं टैक्स प्लानिंग को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं कि फैक्टर्स मतलब वो कौन सी चीजें हैं जिसके बेसिस पे हम टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें हम बात करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ टैक्स पेयर, मतलब एक टैक्स पेयर का कहां पर वो स्टे कर रहा है, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, क्या वो इंडिया में ही रहता है या वो एक पर्टिकुलर कंट्री में रहता है, वहां का नागरिक है, या वो कुछ समय इंडिया में रहता है और कुछ समय दूसरी कंट्रीज में रहता है। तो
इसमें हम एक डेज कितने दिनों तक वो इंडिया में रहा और कितने दिन तक वो इंडिया के बाहर रहा, तो वो नंबर ऑफ डेज के हिसाब से हम उसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करते हैं और उसके हिसाब से ही उसकी इनकम को भी जज किया जाता है। मीन्स कितनी उसने इनकम इंडिया में गेन करी और कितनी उसने दूसरे देश में करी। तो इस तरीके से उसके रेसिडेंशियल स्टेटस को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैक्टर ये होता है कि हमारी हेड्स ऑफ इनकम, मीन्स हमारी इनकम कहाँ कहाँ से, कौन कौन से सोर्सेज से हमें इनकम मिल रही है। क्या वो हमारी सैलरी इनकम है, क्या वो हमारी बिजनेस इनकम है, क्या वो हमारी रेंटल इनकम है, क्या हमारी कैपिटल गेन से इनकम है, क्या हम कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जो इंडिया के बाहर है। तो इस तरीके से हमें हेड्स ऑफ इनकम पर भी ध्यान देना पड़ता है कि हमें हमारी कौन कौन सी हेड्स ऑफ इनकम हमारी टैक्सेबल इनकम के टाइम पे इंक्लूड होगी। इसके अलावा जो मेन फैक्टर हम देखते हैं वो यह है कि इनकम टैक्स के या टैक्स के लॉज कि हमारे ऊपर कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं, कि हम किस हिसाब से, इनकम टैक्स लॉज के हिसाब से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लॉज के हिसाब से, एक्साइज ड्यूटी के लॉज के हिसाब से, इस तरीके से हम कौन से लॉज के हिसाब से अपनी इनकम को डिस्क्लोज करें या हमारी इनकम कहाँ से हमें मिल रही है। तो हमें सारे टैक्स लॉज का भी ध्यान रखना पड़ता है और वो काफी हद तक हमारी टैक्स प्लानिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आई होप कि आपको टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड आपकी काफी क्वेरीज रिजॉल्व हो गई होंगी। और अगर आप मान लीजिए आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।